नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकांत सिंह टॉपर्स टीम में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये हमारे क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास पदार्थ का लास्ट लेक्चर है और लास्ट टॉपिक है जो वाष्पीकरण है, वेपोराइजेशन। दोस्तों, वेपोराइजेशन क्या होता है? जब हम किसी द्रव को ऊष्मा या एनर्जी या हीट प्रोवाइड कराते हैं तो वो अपनी अवस्था को छोड़कर गैस की अवस्था में चला जाता है। इस प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कोई ठोस पदार्थ हम लिए, जैसे कि कम्फर्ट कपूर, हम उसको जब हीट प्रदान या जलाते हैं तो वह द्रव की अवस्था में बदलने की बजाय वो सीधे वाष्प या फिर गैस की अवस्था में बदल जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि सॉलिड को हम हीट देते हैं तो क्या होता है? लिक्विड में चेंज होता है। लिक्विड को हीट देते हैं, हीट या से डेल्टा से, एच से या डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, तो फिर क्या होता है? गैस में चेंज होता है। लेकिन कुछ प्रोसेस जो होते हैं वो सीधे सॉलिड से गैस में चले जाते हैं, सीधे सॉलिड से गैस में, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। ठीक है। तो लेकिन वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होता है? लिक्विड से गैस में बदलने की। वाष्पीकरण किसको करते हैं? हम जब कोई लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है उसे वाष्पीकरण कहते हैं। हमने सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन के बारे में इसके पहले पढ़ चुके हैं, तो हम आज पढ़ेंगे वाष्पीकरण के बारे में। आपने अपने घरों में प्राय देखा होगा या फिर नोटिस किया होगा आपने कि जब आप भोजन पकाते हैं तब आप देखते हैं कि जब पानी गर्म होता है या सब्जी उबलने लगती है तो उसमें से वाष्प निकलती है। वो उसी प्रोसेस, वाष्पीकरण के प्रोसेस के अंतर्गत ही आता है वो वाष्प निकलना। और आप जो वाष्पीकरण होता है उसमें हम एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, वो क्या होगा? वाष्पीकरण को इफेक्ट करने वाले कारक, कि वाष्पीकरण को कौन कौन इफेक्ट करता है, किस कारण जो है वाष्पीकरण की दर ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, रेट ऑफ वेपोराइजेशन हाई हो सकता है या लो हो सकता है। तो इसमें रेट ऑफ वेपोराइजेशन को प्रभावित करने वाले मेनली 3 कारक होते हैं। पहला जो होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ये किसके प्रोपोर्शनल? सरफेस एरिया जो होता है इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक, मतलब ये हुआ हमारे कहने का कि ऐसा आप ऐसा कीजिएगा कि जब आपके यहाँ धूप हो तो आप एक कटोरी में, बाउल में थोड़ा सा पानी ले जाके धूप में अपने छत पे रखिएगा और उसी जगह उससे थोड़े से बड़े पात्र, बर्तन में, थाली जैसा कोई बर्तन में ले जाके पानी रखिएगा। दोनों का पानी का अमाउंट सेम हो तो आप देखेंगे जो आपने बाउल में पानी रखा है उसका वाष्पीकरण कम होगा किसकी अपेक्षा में? थाली में जो पानी आप रखे होंगे उसकी अपेक्षा में उसका वाष्पीकरण कम होगा। क्यों? क्योंकि जो बाउल होगा वो आपका, सपोज कीजिए बाउल है,
ये पानी आपने रखा है इसमें, ठीक है, और ये आपका थाली, इसमें आपने पानी रखा है। ये सन है, सन की किरण जब इस पे पड़ेगी तो क्या होगा, इसका सरफेस एरिया कम है, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है ये काफी कम होने की वजह से हीट उतनी वाटर को नहीं मिल पाएगी, और वाटर के मॉलिक्यूल्स जो ऊपर ही वाले सतह के मॉलिक्यूल्स होंगे सबसे पहले वही वाष्पीकरण होंगे, वेपोराइजेशन वही होंगे, तो वो जो है वो सूर्य की किरण में, सूर्य की लाइट में कम आपका जो है अटैच हो पाते हैं, या फिर किरण उन पे पड़ पाती है, जिसके कारण वो कम मॉलिक्यूल्स जो है वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन हो पाते हैं। लेकिन आपका जो ये दूसरा पॉट है, ये ए, ये बी वाले में क्या होगा, इसमें सूर्य की किरण इसके वाटर के सरफेस पे ज्यादा पड़ेगी, तो जिसके कारण ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वेपोराइज होंगे। आप इस प्रोसेस को आप घर पे करके एक बार देखिएगा जरूर, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और दूसरी चीज जो होती है वो क्या होता है, किसके प्रोपोर्शनली होता है रेट ऑफ वेपोराइजेशन, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनली होता है। लेकिन एक ग्राफ की मदद से आप ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ तक होता है। हम वाटर को लेंगे, जैसे ठीक, इधर हम टेम्परेचर ले लेते हैं, इधर हम रेट ऑफ वेपोराइजेशन ले लेते हैं, रेट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, इधर टेम्परेचर ले लेते हैं, इधर रेट ऑफ वेपोराइजेशन ले लेते हैं। ये 10 हो गया, ये 0, हम सेंटीग्रेड में लेते हैं, ठीक है, ये 20, ये 30, 40, 50, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 100 आ गया। इसको हम फिर से बना लेते हैं, थोड़ा सा मानक दूसरा कर लेते हैं। एक मिनट, ठीक, इधर क्या है, इधर हम टेम्परेचर है, ठीक है, हम यहाँ पे 0 मान लेते हैं, 0 सेंटीग्रेड, यहाँ पे 20, यहाँ पे 40, यहाँ पे 60, यहाँ पे 80, यहाँ पे 100, यहाँ पे 110 मान लेते हैं, ठीक है। इधर हम मान लेते हैं क्या, रेट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में है रेट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हम क्या देखेंगे, इसमें जो लाइन ग्राफ होगी, अगर हम इसको हीट देना चालू करते हैं तो वेपोराइजेशन 0 पे तो होगा नहीं, 0 के थोड़े से ऊपर से ये ऐसे बढ़ेगा, यहां तक बढ़ेगा, टेम्परेचर के केस में यहां तक बढ़ेगा। इसके बाद एक कांस्टेंट लाइन हो जाएगी, सीधी रेखा। क्यों? क्योंकि फिर वेपोराइजेशन का रेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। हमने आपको बताया था, जब किसी मैटर को या लिक्विड को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है कि वो एक अवस्था पे जब वो चेंज ऑफ
फेज आता है, चेंज ऑफ फेज की अवस्था आती है, तो उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तब तक के लिए जब तक वो पूरी पूरी फेज चेंज ना हो जाए। जैसे बर्फ को हमने रखा, वो सॉलिड से लिक्विड होने की प्रोसेस शुरू हुई, तो वो तब तक जीरो ही टेम्परेचर बना रहेगा जब तक पूरी की पूरी बर्फ पिघल ना जाए और वो लिक्विड ना बन जाए। लिक्विड बनने के बाद ही उस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी यही होगा कि 100 पे जाने के बाद हम वाटर का लिए हैं, याद रखिएगा ये वाटर है, ठीक, कि 100 पे जाने के बाद वाष्प की जो वाष्पीकरण की जो दर है वो कांस्टेंट हो जाएगी, वो रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर उसके आगे बढ़ेगा नहीं। कब तक? जब तक वो पूरी तरह गैस की अवस्था में बदल ना जाए। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ वेपराइजेशन की। मतलब कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपराइजेशन की दर बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन एक निश्चित तापमान तक हम उसके ऊपर गर्म करेंगे तो वो दर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसमें क्या आ जाएगा? फेज ऑफ चेंज, ठीक है। और तीसरी जो होती है वो एयर स्पीड होती है। जी, आपने अपने घरों में देखा होगा कि कभी कभी हम लोग कपड़े धुल के जो है धूप में नहीं डालते और नीचे किसी रूम या किसी छाए वाली जगह पे या फैन के नीचे हम कपड़े डाल देते हैं और देखते हैं कि वो कपड़े सूख गए। वहाँ पे तो हमने उसको टेम्परेचर दिया नहीं, वहाँ पे सरफेस एरिया का कोई मतलब सरफेस एरिया का मतलब रहता है, लेकिन टेम्परेचर का वहाँ कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि रूम टेम्परेचर जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर STP माना जाता है 25 माना जाता है। 25 पे आपके कपड़े कैसे सूख सकते हैं? आपने कभी इस बात को सोचा है कि STP पे जो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, उस पर कैसे आपके कपड़े सूख जाते हैं? उसका वजह क्या है? उसकी वजह है एयर स्पीड। लोग कहते हैं कि कपड़ा पंखे के नीचे डाल दो जल्दी सूख जाएगा। इसके पीछे सबसे मेन कारण क्या है? एयर स्पीड। एयर स्पीड क्या होती है? एयर स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रेट ऑफ वेपराइजेशन की। मतलब कि जितनी तेज हवा चलेगी उतना तेज वाष्पीकरण होगा। एक आपने देखा होगा कि आप जब कहीं बाहर से कोई गर्मियों के दिन में कोई काम करके आते हैं या फिर खेल के आते हैं, तो आके आप जब फैन के नीचे बैठते हैं तो आपका पसीना जो होता है वो जल्दी सूख जाता है, और अगर आप फैन के नीचे नहीं बैठे हैं उसकी अपेक्षा। तो उसका कारण क्या होता है? एयर स्पीड। जितनी तेज हवा चलेगी वाष्पीकरण की प्रक्रिया उतनी तेज होगी। और यहाँ पे हम कुछ आपको एग्जांपल्स देना चाहेंगे। आप लोगों ने एक प्रोसेस और रह गई है इसमें, वो है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता की कमी। अर्थात हवा में जितनी नमी की कमी रहेगी वाष्पीकरण उतना तेज होगा। आप ह्यूमिडिटी को ऐसे समझिए कि हवा में जितनी नमी की कमी होगी, आर्द्रता ह्यूमिडिटी की जितनी कमी होगी उतना ही ज्यादा वेपोराइजेशन होगा, वाष्पीकरण की दर उतनी अधिक होगी। यानी ह्यूमिडिटी
ह्यूमिडिटी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या होगा, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ वेपोराइजेशन के। मतलब क्या होगा, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी, मतलब कि वायु में हवा की कमी बढ़ेगी, सॉरी ह्यूमिडिटी जो होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ वेपोराइजेशन के, उसको हटा दीजिएगा, रेट ऑफ वेपोराइजेशन के जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ह्यूमिडिटी यानी जितना हवा में नमी की कमी होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ वेपोराइजेशन बढ़ेगा। इसलिए आप गर्मी के दिनों में जब समर का टाइम होता है तो उस टाइम कपड़े जल्दी सूखते हैं छांव में या फिर रूम में डालने पे, किसकी अपेक्षा में, बारिश के दिनों में। क्यों? क्योंकि जब बारिश के दिन होते हैं, ये बादल जब बरसते हैं तो हवा में जो होती है ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है, नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण हवा वाष्पीकरण की प्रोसेस कम हो पाती है। अब वाष्पीकरण की ह्यूमिडिटी में प्रोसेस कैसे होती है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझेंगे। क्या होता है कि ये सपोज कीजिए एयर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और ये आपका वाटर्स का मॉलिक्यूल है। अब ये इसके अटैच में आया, इसके पास पूरे ह्यूमिडिटी की काफ़ी कमी है, मतलब कि पूरा वाटर मॉलिक्यूल, एयर मॉलिक्यूल्स जो है इसमें ह्यूमिडिटी है ही नहीं, सपोज कीजिए बिल्कुल नहीं है, तो क्या करेगा, और इधर काफ़ी ज़्यादा नमी है, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये एयर के मॉलिक्यूल हैं और ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो क्या प्रोसेस क्या होती है कि प्राय प्रोसेस होती है कि ज़्यादा से कोई चीज़ अगर आपके पास, आप देखेंगे कि आपके पास एक तरफ कोई चीज़ ज़्यादा है तो हमेशा किस हो जाती है, कम की हो जाती है। तो आपका ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में, जहाँ पे सपोज कीजिए आपने कपड़े धुल के डाले, उसमें वाटर्स के मॉलिक्यूल्स सब बहुत ज़्यादा है, लेकिन एयर में मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये अपने अंदर ले लेगा वाटर्स मॉलिक्यूल्स को, एयर मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच हो जाएगा, फिर वहां से वो चला जाएगा। एक तो प्रोसेस ये होती है, ठीक है, क्योंकि हाई टू लो की प्रक्रिया होती है। और दूसरी प्रोसेस क्या होती है, आर्द्रता में, जैसे आपने पेट्रोल देखा होगा, पेट्रोल को कभी हाथ पे ऐसे लीजिए, एक बूंद या दो बूंद, तो वो क्या होता है कि वहां से अगर पेट्रोल एक बूंद लिए तो वो धीरे धीरे वाष्पीकरण हो जाता है, और फिर जिस जगह आप लिए होते हैं उस जगह आपको ठंडा महसूस होता है, ठंडक फील होती है उस जगह पे। आप ऐसा कीजिएगा, गाड़ी में थोड़ा सा अपने बाइक से थोड़ा सा पेट्रोल एक बूंद हाथ पे लीजिएगा, फिर आपको फील होगा कि जहाँ पे आपने पेट्रोल रखा था वहाँ पे ठंडक फील होती है। तो उसका कारण क्या होता है कि जब हम पेट्रोल को अपनी हथेली पर रखते हैं
जब हम पेट्रोल को अपनी हथेली पर रखते हैं तो हमारे हथेली के, सपोज कीजिए हथेली, आसपास के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये पेट्रोल की बूंद है, ये मॉलिक्यूल से हीट, एनर्जी, उष्मा, उष्मा वो क्या, पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स उस हीट को ले लेते हैं और उस हीट को लेने के बाद वो वहां से वेपराइज हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं, वाष्पीकरण हो जाता है उनका, जिसके कारण हमें हमारे उस पर्टिकुलर जगह पे उष्मा की कमी महसूस होने के कारण हमें ठंडक फील होती है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स थे, इन्होंने हमारी हथेली के मॉलिक्यूल्स से जो लेटेंट हीट होती, गुप्त उष्मा, उसको उन्होंने लिया और वहां से वो वाष्पीकृत हो गए। तो वहां पे हमारे उस पर्टिकुलर जगह पे, हथेली की उस पर्टिकुलर जगह पे लेटेंट हीट की कमी, गुप्त उष्मा की कमी हुई और हमें ठंडक महसूस हुआ। तो आपके जो पाठ्यक्रम में, 9th के पाठ्यक्रम में इतना ही था वाष्पीकरण के बारे में। इससे अधिक अगर हम बताएंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा और आप लोगों को जरूरत भी नहीं है। हाँ, एक चीज और छूट गई जो हमें पहले बता देना चाहिए था आपको। मैंने शुरू में एक स्टेट का नाम बताया था, प्लाज्मा। प्लाज्मा के साथ एक और स्टेट आती है, BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो प्लाज्मा जो होती है, इसको हम हटा देते हैं। प्लाज्मा जब हम किसी गैस को अधिक ताप देते हैं और प्रेशर मेंटेन रहता है और अधिक ताप देते हैं, तो वो गैसीय अवस्था के बाद आती है प्लाज्मा स्टेट। गैसीय अवस्था के बाद आती है प्लाज्मा। ठीक है, ये आयनीकृत गैस होती है। आयनीकृत गैस को जब हम अधिक ऊर्जा देते हैं या अधिक उष्मा देते हैं तो कौन सी स्टेज आती है? प्लाज्मा आती है। और प्लाज्मा के बाद एक और स्टेट हमारा जो छूटा था वो था BEC। BEC मतलब बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक, इसमें क्या होता है, ये सबसे उच्च, आप एक ग्राफ बना लेंगे। बना देते हैं। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। ये मीडियम टेम्परेचर है, ये बिल्कुल लो टेम्परेचर है। ठीक, तो प्लाज्मा सबसे हाई टेम्परेचर पे जो अवस्था बनती है हमारी, वो क्या होती है? प्लाज्मा। उसके बाद मीडियम टेम्परेचर पे हमारी तीनों अवस्था आती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे ऊपर गैस आती है, फिर लिक्विड आती है, फिर हमारी सॉलिड आती है। सबसे नीचे वाली अवस्था में क्या आती है?
BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जब हम गैस को सबसे ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं और आयनीकृत रूप में होता है, तब क्या बनता है ना, प्लाज्मा बनता है। BEC में क्या होता है कि सपोज कीजिए इस रूम टेम्परेचर का, आपका जो रूम टेम्परेचर है उसके घनत्व का हम 10 लाख गुना कम कर दें और उसे बहुत कम टेम्परेचर पर ले जाएं, तो फिर जो हमें अवस्था मिलती है उस अवस्था को क्या कहते हैं हम, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, ये दोनों अवस्थाओं के बारे में आपको बस थोड़ा सा लिखा हुआ है और आपके लेसन में उसको मैं प्रोवाइड अपने फेसबुक पेज पे करा दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। हाँ, और एक चीज़ और कि हमारे जो अभी तक हमने इस पूरे लेसन्स को पढ़ा है, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि हमारे फेसबुक पेज पर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख लीजिए उस चीज़ को। अब हम आते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो कि हम कर लेते हैं। एक मिनट, क्वेश्चंस हमें देख लेने दीजिए। क्वेश्चंस कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स के हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। 2 टेम्परेचर दिया हुआ है, वो केल्विन में है और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो क्या कह रहे हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर। पहला क्या है, 293 केल्विन और दूसरा 470 केल्विन। ठीक है, तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि इसको जो है किसमें कन्वर्ट करना है, ये केल्विन में, इनको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो एक फार्मूला आप याद रखेंगे, T केल्विन, ये T क्या है, ये T टेम्परेचर है, ठीक है, इक्वल टू 273। ये देखिए T यहां पे क्या आएगा, सेंटीग्रेड प्लस 273। सेंटीग्रेड में हम कितना जोड़ देंगे, 273.15। तो हम इसको क्या बराबर मान लेते हैं, किसके बराबर, 273 के। ठीक है, तो हम इसी फार्मूले पे रखेंगे। हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या कि T यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, या तो हम इसी फार्मूले में रख के देखते हैं कैसे सवाल आती है, या तो हम फार्मूले को जो है थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, केल्विन दिया है, हम इसी फार्मूले पे रख के देखते हैं कितना, 293। ठीक, केल्विन हमको दे दिया है, हमको सेंटीग्रेड में प्राप्त करना है। ठीक, 273 हमने मान लिया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस 273 को इधर लाएंगे और इधर लाने पे क्या होगा कि हो जाएगा 293, इधर आएगा तो भी प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, 273 इक्वल टू T सेंटीग्रेड। तो कितना आएगा, 0.2। ठीक, क्या आएगा,
कितना है, कितने बराबर है, 20 सेंटीग्रेड के। ठीक, अब हम इस वाले को भी ऐसे ही करेंगे। फोर 470 इक्वल टू T सेंटीग्रेड प्लस 273, 470 ही था जी। तो अब इधर आएगा 470 माइनस 273 इक्वल टू T सेंटीग्रेड। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे 7 9 1 बराबर कितना आ गया 197 सेंटीग्रेड। ठीक, ये हमारी पहली सवाल थी जिसको हमने आपको फार्मूला बताया था। आप उस फार्मूले को जरूर लिख लेंगे और ये आपको हमेशा काम आता रहेगा फार्मूला। ठीक है, हम अगली सवाल देखते हैं क्या है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। सेम वैसी सवाल है, इसमें तो केल्विन सेल्सियस के जो है दो तापमान दिए हुए हैं। पहला क्या है 25 सेंटीग्रेड और दूसरा ये A है और B क्या है, B यहीं पे लिख लेते हैं 373 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हमारा फार्मूला जो था TK इक्वल टू TC प्लस 273। ठीक, इसी फार्मूले पे इस सवाल को हम रखते हैं। TK इक्वल टू 25 प्लस 273 इक्वल टू 892 केल्विन, यानी TK इक्वल टू 298। ठीक, पहली सवाल का हो गया। अब हम इसको दूसरी सवाल में रखते हैं। दूसरे में TK इक्वल टू 373 है कि, एक मिनट हमें थोड़ा सा चेक कर लेने दीजिए जी। ठीक है, प्लस 273, इसको हम प्लस करते हैं 6 7 7 14 4 3 5 6। ठीक, केल्विन यानी टी केल्विन या टेम्परेचर केल्विन बराबर कितना है 646। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया है गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। दो ऑब्जर्वेशन करने के लिए इन्होंने बोल रखा है। पहला कि नेफ्थलीन बॉल्स आप जानते हैं क्या होता है नेफ्थलीन? झींगुर की गोली। आप लोगों ने प्राय घरों में सुना होगा कि झींगुर की जो गोली होती है व्हाइट सफेद कलर की, वही होती है नेफ्थलीन बॉल्स। कह रहे हैं कि वो सीधे आप उसको बाहर खोल के रख देंगे तो वो सीधे क्या होता है कि सॉलिड से गैस में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, विदाउट लिक्विड में कन्वर्ट हुए। तो उसके पीछे लेटेंट हीट का हाथ है। क्या है लेटेंट हीट? कि ये जो नेफ्थलीन की बॉल्स है ये अपने आसपास से क्या करेगी, जिस जगह पर रखी वहां से उसके मॉलिक्यूल से उसमें जो जिस सरफेस पे रखी होगी या एयर के मॉलिक्यूल से लेटेंट हीट गुप्त उष्मा लेके
इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वेपराइज हो जाएंगे, हवा में मिल जाएंगे। पहला ऑब्जर्वेशन है, आप इसे करके देख सकते हैं। कह रहा है कि हम परफ्यूम को, क्या इनका है, वी कैन गेट द स्मेल द परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, कि हम परफ्यूम को अगर यहाँ पे परफ्यूम करते हैं तो हमें कुछ दूरी पे बैठने के बावजूद भी स्मेल आती है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि परफ्यूम में होते हैं जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स की हमने बताई थी मूवमेंट सबसे ज़्यादा होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्षमता सबसे ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स में होती है। तो इस कारण जो है परफ्यूम्स के मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और हमें स्मेल वहाँ पे आती है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये हमने आपको शुरू में फॉर्मूला दिया था जब हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के तीनों स्टेट पढ़ाए थे। आप पीछे वाली वीडियो में देखेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इंक्रीज अ फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, क्या क्या पार्टिकल्स, वाटर, शुगर और ऑक्सीजन। इसको आप खुद करेंगे, मैं आपको केवल फॉर्मूला दे देता हूं कि अट्रैक्शन ऑफ फोर्स इसको कैसे होता है। सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में सबसे कम, उससे सबसे कम क्या होता है, गैस में। तो आप तीनों को रख के देख लेंगे क्या क्या है तीनों। वाटर है, ठीक है, वाटर, शुगर है और ऑक्सीजन है। आप इसे खुद ही करके देखिएगा, या ऐसी प्रोसेस आप इसको आप जो है, जिसको ये याद होगा ये फार्मूला, उसके लिए क्वेश्चन जो है बहुत इजी है। अब इन्होंने दिया है 3 टेम्परेचर दिया है, ये तो आप खुद ही बता सकते हैं। इन्होंने 3 टेम्परेचर दिया है, क्या क्या दिया भैया, 25, 0 और 100। ठीक है भैया, ये इन्होंने 3 टेम्परेचर दिया और इन्होंने क्या कहा है कि फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा इन तीनों टेम्परेचर पे। तो हम जानते हैं यहां पे 25 रूम टेम्परेचर है, यहां तो लिक्विड होगा, यहां सॉलिड होगा, यहां पे गैस में बदल जाएगा। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई इज आइसक्रीम एट 273 केल्विन। 273 केल्विन कितने सेंटीग्रेड के बराबर होती है बताइए, 0 सेंटीग्रेड के। ठीक है, 2 क्या होती है, 273 केल्विन किसके बराबर होती है, 0 सेंटीग्रेड के। तो कह रहे हैं मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर सेम टेम्परेचर, कि 0 सेंटीग्रेड का अगर आइसक्रीम है और 0 सेंटीग्रेड की वाटर है, ठीक है, तो ये मान लीजिए आइसक्रीम हो गया, आइसक्रीम और ये वाटर। तो कह रहे हैं कि ये मोर इफेक्टिव कूलिंग क्यों है वाटर से।
तो इसके पीछे हमने आपको बताया था लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा, क्योंकि आइस में लेटेंट हीट कम होती है इसलिए वो सॉलिड होती है। जब लेटेंट हीट उसमें बढ़ जाती है तो क्या होता है, वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। गुप्त ऊष्मा जब उसमें चली जाती है तो वो क्या होता है, लिक्विड में चली जाती है, ये सॉलिड। इसमें लेटेंट हीट कम रहती, बहुत कम रहती है, इसलिए ये सॉलिड में होती है। और इसमें ये लेटेंट हीट के कारण जो होता है, ये इसमें लेटेंट हीट के कम होने के कारण आइस मोर कूलिंग इफेक्टिव होती है देन वाटर जीरो टेम्परेचर। इसमें लिखा है, ऐसे सेम क्वेश्चन है कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर क्या होता है बताइए। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड, और आपके स्टीम का बॉइलिंग वाटर का कितना टेम्परेचर 100, और स्टीम का क्या होगा, वो भी 100 होगा। स्टीम वाटर वेपर्स या स्टीम लिख लीजिए क्यों, ठीक। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम अधिक होता जा रहा है। तो जो है क्या कह रहे हैं, हाँ ठीक है। तो इसमें जो होती है सेम रीजन, इसमें लेटेंट हीट कम होती है, इसमें लेटेंट हीट अधिक होती है, जिसके कारण ये हमें कम जला सकती है, ये हमें ज्यादा जला सकती है। दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन है वो मेरे फेसबुक पेज पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या फिर वीडियो के लास्ट में वो आपको मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन को आपको करना है, क्योंकि इस प्रोसेस को हमने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया है। और अगर आप लोग कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे। वैसे क्वेश्चन ज़्यादातर आशा है कि हमारे फेसबुक पेज पे आपको प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों आज की इतनी ही क्लास थी, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।